So, very good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel, Concert with CA Himan. तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी कि जीएसटी का बेसिस क्या है, गवर्नमेंट ने जीएसटी रिजिम लाने से क्या बेनिफिट पब्लिक को हो रहा है ना। और एक बेसिक जो हमने जीएसटी में सप्लाई टॉपिक स्टार्ट किया था, उस पर हमने पढ़ा था कि जीएसटी में सप्लाई की क्या रिलेवेंसी है, और साथ में हमने कुछ रिलेवेंट डेफिनेशन दोस्तों डिस्कस किए थे। ठीक है ना। चलिए, अब हमने कह रहे हैं जी सप्लाई। हमने ये सर प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है, मैं जस्ट एक क्विक रिकैप करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने कहा सप्लाई, तो जीएसटी में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाई। ठीक है ना। टैक्सेबल इवेंट जो होती है जीएसटी में, यहाँ पे वो आती है सप्लाई। अगर समथिंग इज सप्लाई देन द टैक्सेबल इवेंट कम। सो दोस्तों, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा उसका डिपेंड करता है कि वो सप्लाई है या नहीं। हमने देखा जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई, दैट इज टैक्सेबल इवेंट। ठीक है। फिर हमने कुछ डेफिनेशन देखे थे, जिसमें हमने गुड्स देखा था। गुड्स मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी excluding money and security, including auctionable claim, growing grass forming part of land which were to be severe under supply. ठीक है। फिर हमने सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी थी। सर्विस का मतलब क्या बोला था? एनीथिंग अदर देन गुड्स। दोस्तों, कुछ भी हो जो गुड्स नहीं और मनी सिक्योरिटी नहीं है, वो सर्विस है। फिर हमने कहा था कि भाई मनी इज नॉट द मनी जो रहता है, ना वो गुड्स है ना सर्विस है, लेकिन एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी होगा दोस्तों। जैसे कि किसी को लोन देना, किसी का डिपॉजिट्स लेना। जो बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे उस पे जो है उसको सर्विसेज के डेफिनेशन में लिया गया है। दोस्तों, जब हम लोग एग्जेम्पशन टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हमको मैं बहुत सारा चीजें आपको उस समय समझाऊंगा जहां पर एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी है, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में उसको एग्जाम्पशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। फिर हमने देखा था एक्टिविटी रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच द सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। ठीक है दोस्तों। चलिए, फिर हमने कहा था सर्विस रिलेटिंग टू फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी, दैट इज ब्रोकरेज की बात किया था। ठीक है दोस्तों। फिर हमने कहा था जी प्रिंसिपल क्या होता है? एनी पर्सन ऑन बिहाफ अदर पर्सन इज अकस्टम्ड टू एक्ट। अगर कोई पर्सन के बिहाफ में कोई पर्सन एक्ट कर रहा है तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा। फिर हमने कंसिडरेशन के डेफिनेशन में पढ़ा था दोस्तों। कंसिडरेशन में हमने कहा था कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड। ठीक है। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन अ मनी और अदरवाइज in response to or for inducement of supply of goods and services, but does not include money and but does not include the subsidy given by the सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने कहा था मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस इन रिस्पॉन्स टू फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेदर बाय रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, बट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमने कहा था कि अगर कोई एडवांसेस मिलता है अपने को सप्लायर से, ठीक है, एडवांसेस मिलता है दोस्तों सप्लायर से, उसको हम लोग जो है यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं मानते दोस्तों। सप्लाई की जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तो हमको वहां पर व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ द कंसिडरेशन हमको समझ में आया था। ठीक है। फिर हमने कहा था ऑक्शनेबल क्लेम। ऑक्शनेबल क्लेम मतलब एनी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट। एनी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट। डेट के रिस्पेक्ट में कोई भी क्लेम होगा दोस्तों, जिससे आप कुछ ऑक्शन कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आप कुछ पैसे वसूल सकते हैं, वो आपका ऑक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। फिर हमने कहा था जी ऑक्शनेबल क्लेम में आपका सिक्योर्ड लोन होगा जिसमें कुछ कोलैटरल होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोलैटरल होता है। अगर कोई व्हीकल लोन होता है दोस्तों जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी कोलैटरल होता है, या बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी इन पोजीशन आइदर नॉट इन अ पोजीशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव विच कोर्ट में ऑर्डर फॉर रिलीफ। फिर हमने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आया था दोस्तों, जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता था। फिर हमने इंडिया की डेफिनेशन देखी थी दोस्तों, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है दोस्तों, वही हमारा यहाँ पर इंडिया माना जाएगा, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। चलिए,
फिर हमने कहा था जी सप्लायर, फिर हमने कहा था जी सप्लायर। सप्लायर क्या करता है? द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग द एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था दोस्तों कि प्लेटफॉर्म सर्विसेज होगा, ओके, उसको भी सप्लायर के डेफिनेशन में रखा गया है। दोस्तों इसकी क्रिटिकलिटी, इसको सप्लायर क्यों माना गया है, ओके, ये आपको समझ में आएगा जब अपन चार्ज ऑफ जीएसटी टॉपिक पे आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। फिर हमने कहा था रेसिपिएंट, अगर कंसिडरेशन पेबल होगा, ओके, तो पर्सन पेइंग, रिसिपिएंट का होगा तो पर्सन जो है जो कंसिडरेशन पे कर रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कंसिडरेशन पेबल नहीं होगा, ओके, तो यहाँ पे अगर कंसिडरेशन दोस्तों, कंसिडरेशन अगर पेबल नहीं होगा तो उस केस में पर्सन टू whom द गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर किया गया है, ओके, या उसको अवेलेबल कराया गया है, ओके, यहाँ पे उसको रिसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग एजेंट। फिर हमने आपके सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सप्लाई पे आ गए थे दोस्तों। और कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में हमने देखा था सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। फिर हमने कहा था दी मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हमने कहा था जी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ओके, फॉर कैश और डेफर्ड पेमेंट, ओके। फिर हमने कहा था जी इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया था दोस्तों, ओके। यहाँ पर द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वर मेड विदाउट कंसिडरेशन। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें हमने पढ़ रखी है सप्लाई के डेफिनेशन में कि उसमें, ओके, मेड, अग्री टू बी मेड, है ना, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट टू सेल होगा दोस्तों, ओके, तो उसको भी सप्लाई माना जाएगा। फिर सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल के बारे में पढ़ा है, ओके। फिर हमने कहा एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर। दोस्तों ये सब चीजें मेड और अग्री टू बी मेड, कंसिडरेशन क्या होगा, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, ओके। उसके बाद हमने कहा था कि कुछ अगर कोई चीज सप्लाई हो गई है, सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ओके। वो सेक्शन 7(1)(a) में स्पेसिफाई किया गया, दैट इज शेड्यूल 2 में दोस्तों, ओके। सप्लाई ऑफ कौन सी ऐसी चीज है, ओके, जो ना सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी ना सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी मेरे भाइयों, ओके। यहाँ पर हमने वो डिस्कस करना है। फिर हमने कहा था जी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ एक्टिविटी होती है जिसमें वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज होते हैं ना, तो उसको अपने को क्या नहीं माना जाता दोस्तों, उसको सप्लायर नहीं माना जाता है। नाउ दोस्तों हम लोग को स्टार्ट करना है जीएसटी का फिफ्थ सेशन, फिफ्थ कंसेप्ट नोट्स मैं बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी डायग्राम्स मैंने अपने शीट में इनकॉर्पोरेट किए, दैट इज टेकन फ्रॉम द मॉड्यूल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। चलिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ सप्लाई। दोस्तों सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो अगर किसी चीज को सप्लाई बनना है दोस्तों, ठीक है, तो जो डेफिनेशंस था उसको भूल जाओ दोस्तों। सेक्शन 7(1) में हमने पढ़ा था कि सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। लेकिन उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या था दोस्तों, सप्लाई जो होगा, ओके, यहाँ पे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए और फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। दोस्तों आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। दोस्तों अब जो हमने पढ़ा है ऊपर, अभी तक जो हमने पढ़ा है दोस्तों, ओके, उसी को हम लोग एलाबोरेट कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। अब वो डेफिनेशंस को अपने को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कहा जी कि सप्लाई का पैरामीटर क्या है, उनका क्या है जी, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। मतलब अगर 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 मोहन अपने घर के पुराने फर्नीचर बेच देता है, ओके, अगर मोहन अपने घर के पुराने फर्नीचर बेच देता है, अगर मोहन जो है, ओके, ओके, यहाँ पे पर्सनल ट्रांजैक्शन करता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट वर्ड लिखा है, 3 पैरामीटर्स होगा तो ही सप्लाई शुड बी। यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है दोस्तों, 3 पैरामीटर आएगा तभी उसको सप्लाई माना जाएगा। मेरे साथ बोलिए मेरे भाइयों, वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए,
वो गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए। ओके, वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए। सर इसका मतलब सर जो फ्री में अपन कोई सामान अगर बेच देंगे तो क्या उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा? नहीं दोस्तों, नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन सर आपने तो सेक्शन 7(1) में पढ़ाया था ना, उसमें आपने बोला था कि कुछ जो शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटीज होती है ना, जिसमें विदाउट कंसिडरेशन होने पे भी सप्लाई माना जाता है। दोस्तों एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन द लॉ, एक्सेप्शंस हैं, हर चीज के एक्सेप्शन है, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई बोला गया, तो बोला गया सप्लाई क्या होना चाहिए? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और कंसिडरेशन की होना चाहिए, और गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए। दोस्तों हमने एक्ट का नाम पढ़ रहे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों, उस पर गुड्स एंड सर्विसेज होना ही चाहिए। अब देखो जब हम इसको पढ़ रहे हैं और डेफिनेशन जब हमने पढ़ लिया तो हमको एक सब क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, हमको समझ में आ रहा होगा कंसिडरेशन के मतलब हम लोग किस टाइप के कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। चलिए, सप्लाई इंक्लूड्स स्पेसिफाइड फॉर्म्स ऑफ सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड शुड बी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखिए द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 7 क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन नंबर 1 इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। देखिए दोस्तों, ये सप्लाई करने का तरीका है। सप्लाई करने का तरीका मतलब सर इन तरीकों से आप जो है ओके सप्लाई कर सकते हैं। सर क्या इसके अलावा कोई तरीके नहीं है? मतलब सर सेल, ट्रांसफर, बाटा एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? दोस्तों मैंने कहा था सप्लाई इंक्लूड्स, देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज इंक्लूड्स। ये सारी चीजें दोस्तों इलिस्ट्रेटिव है, ये आपको ओके यहाँ पे फॉर्म्स उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ओके, कि इस तरीके से आप सप्लाई, सप्लाई मतलब एनीथिंग, सप्लाई मतलब एनीथिंग, कुछ भी। ओके, जिससे ओके यहाँ पे किसी को कोई राइट मिल रहा है किसी चीज को यूज करने के लिए, ओके किसी चीज का पोजेशन मिल रहा है दोस्तों, उसके लिए कुछ रेंटल मिल रहा है, हर टाइप की चीजें दोस्तों सप्लाई मानी गई है। देखिए सेल, सबसे पहला उन्होंने बोला सेल, दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? सेल। अगर सेल किया है, अगर दोस्तों सेल किया है, ओके यहाँ पे ओके उसको सेल किया है तो सेल को जो है माना जाएगा दोस्तों, एक मिनट, ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए सब फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, सेल, अगर आप किसी को कोई चीज बेचते हैं दोस्तों तो उसको सप्लाई माना जाएगा। उन्होंने बोला कि 3 चीजें ए बी सी, ओके अगर किसी चीज को सप्लाई बनना है दोस्तों तो सेल होना चाहिए, सेल अगर आप कर रहे हैं तो कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। सर मेरा एक डाउट आ रहा है। मान लीजिए मैंने अपने घर के पुराने फर्नीचर बेच दिए, तो क्या सर वो भी सप्लाई माना जाए? क्या वो सेल है? आंसर इज यस सर, वो सेल है। सर क्या वो कंसिडरेशन के लिए मैंने बेचा था? यस सर मैंने कर। लेकिन सर तीसरा कंडीशन तो मैटर नहीं कर रहा है, वो मेरा काम थोड़ा ना है फर्नीचर बेचने का, मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो, नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या होता है दोस्तों? ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, और क्या होता है बिजनेस, पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। तो हमने कहा सेल, सेल का मतलब गुड्स को बेच रहे हैं, किसी के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है दोस्तों, गुड्स की डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू जो है ओके सेल होता है दोस्तों। किसके थ्रू होता है दोस्तों? किसके थ्रू होता है मेरे भाइयों? डीओटी के थ्रू। अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं दोस्तों, ओके तो यहाँ पे उसको सेल माना जाएगा। जैसे कि मोहन ने सोहन को गुड्स बेचा, ओके और मोहन ने जब सोहन को सामान बेचा तो साथ में उस गुड्स का इनवॉइस भी दिया है ना, तो उसको क्या माना जाएगा? सेल माना जाएगा। तो अगर मैं कोई भी ट्रांजैक्शन को चेक करना चाहता हूँ कि सर ये सप्लाई के लिए क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं 3 चीजें चेक करूंगा मेरे भाई। सबसे पहले मैं करूंगा क्या मैंने सामान बेचा है? आंसर इज यस। क्या वो कंसिडरेशन के लिए था? आंसर इज यस।
क्या वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था? आंसर इज यस, तो वो सप्लाई के लिए क्वालिफाई कर जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा हमने कहा ट्रांसफर। दोस्तों व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड ट्रांसफर? ट्रांसफर का मतलब ये होता है दोस्तों, एक होता है कि आप सामान को बेच दिए जिसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड है ना ऑफ ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी दोस्तों। और एक होता है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। सर जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए एक कार डीलर है दोस्तों, ठीक है, एक कार डीलर है। तो क्या हुआ था, मिश्रा जी के लड़के के यहाँ शादी थी, सॉरी मिश्रा जी के लड़के की शादी थी, मिश्रा जी के यहाँ शादी। तो मिश्रा जी का एक फ्रेंड था जो कि एक बहुत बड़े हुंडई कार के शोरूम का ओनर था। तो उन्होंने बोला कि सर आपके पास क्या सेकेंड हैंड में कोई गाड़ियां आई होगी, या आप क्या मुझे वो गाड़ियां कुछ समय के लिए रेंट पे दे सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल मिश्रा जी, आप तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं तो आपको रेंट पे दूंगा ही। उन्होंने कहा जी रेंट? जी मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ फॉर यू परमिटिंग द यूज, मैं आपको पोजीशन ट्रांसफर कर रहा हूँ गाड़ी की, मैं आपको ओनरशिप नहीं दे रहा हूँ। उसको कहेंगे जी ट्रांसफर, दैट इज ओनली पोजीशन। तो मिश्रा जी आप पैसे दीजिएगा ना मुझे? आंसर इज यस। मिश्रा जी बोले जी पैसे तो मैं आपको दूंगा। फिर बोलेगा इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या मैं अपने बिजनेस में इसको जो है अकाउंट फॉर करूंगा? आंसर इज यस, मैं तो बिजनेस से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। क्या बिजनेस के दौरान ये एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है? आंसर इज यस। तो जीएसटी लगेगा दोस्तों। ओके, सप्लाई सप्लाई माना जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों बार्टर। दोस्तों ये बार्टर सिस्टम क्यों लिखा हुआ है जीएसटी में? आप सोचिए, आप सपोज शोरूम जाते, मान लीजिए मिस्टर मिस्टर राम है, ठीक है दोस्तों, मिस्टर राम कार के शोरूम में गए, ठीक है, कार शोरूम में गए। अगर ये वर्ड नहीं होता, अगर ये वर्ड नहीं होता और लिस्ट एग्जॉस्टिव होती दोस्तों, बार्टर का मतलब गुड्स से गुड्स। आप जब शोरूम में जाते हैं दोस्तों, तो आप पुरानी चीजों को जाकर के एक्सचेंज करते हैं। तो सपोज अगर ये सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, तो कार शोरूम में गया तो ओल्ड कार क्या कराया उसने? एक्सचेंज कराया। ओल्ड कार दोस्तों उन्होंने एक्सचेंज कराया। अब ओल्ड कार का 4 लाख रुपए उसका कट हो गया, 6 लाख रुपए उसने ऊपर से दिया और 10 लाख रुपए में नई वाली कार आ गई उसकी दोस्तों। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस इज अ बार्टर। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? ठीक है, एक्सचेंज, अगर आप एक चीज के बदले में दूसरी चीज लेकर के आ रहे हैं, मतलब मनी, आजकल जो एक्सचेंज होता था दैट इज मनी एक्सचेंज, पहले बार्टर एक्सचेंज होता था दोस्तों, पैसे दिए सामान लिए। लाइसेंस, दोस्तों गवर्नमेंट से आप किसी चीज का लाइसेंस लेने जाते हो तो गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस फीस लेती है, या आप किसी भी चीज का लाइसेंस लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब परचेस करना पड़ता है ना आपको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो दैट इज नोन एज लाइसेंस। आपको उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर लाइसेंस दे रखा है दोस्तों। एंटीवायरस आपने परचेस किया होगा, ठीक है, बहुत सारी कंपनियों का आता है दोस्तों एंटीवायरस। तो उसमें क्या होता है, एंटीवायरस कंपनी आपको ओके यहाँ पे लाइसेंस देती है अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करने का, 1 साल का, 2 साल का, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यहाँ पे आप नेटफ्लिक्स से सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो भी एक प्रकार से लाइसेंस मॉडल है दोस्तों। नेक्स्ट हमने कहा जी रेंटल। आपने किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे ले रखी है, आपने किसी की मशीन, किसी की गाड़ियां रेंट पे ले रखी है, तो दैट इज रेंटल इनकम। तो दोस्तों रेंटल भी एक प्रकार से सप्लाई का एक फॉर्म है, आप रेंटल की सर्विसेज दे रहे हैं। लीज, आपको पता होगा जी, लीज भी एक प्रकार से किराया ही होता है, लॉन्ग टर्म किराए को लीज बोलते हैं दोस्तों देसी भाषा में। डिस्पोजल, मतलब डिस्पोजल भी निकाल देना दोस्तों, आपने 11th-12th में अकाउंट्स में बनाया होगा, डेप्रिसिएशन में एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। समझ में आई मेरी? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से एक मैंने वर्ड लिख यहाँ पर दिया हुआ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई
within its purview, though 8 illustrative forms has been enlisted in the definition. Further, supply as contemplated in the first uh, part has two prerequisites for a consideration in course or furtherance of business. If somebody will say what is the key element in supply, तो बोलना these are the example. ये जो है एग्जाम्पल दे रखा है इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में. सर कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने बोला जी सप्लाई जो है गुड्स का होना चाहिए. समझ में आई मेरी बात? एनी डाउट ऑन दिस? इफ यू हैव स्टिल एनी फेसिंग एनी डाउट, डू लाइक do comment on the description, post your comment. I am very much pleased to reply. देखिए दोस्तों, मैंने ना थोड़ा थोड़ा समरी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके, सेल का मतलब एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, द सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस. एग्जाम्पल, शॉपकीपर सोल्ड द पेन फॉर 100 rupees to Mr. B. After the sale, the pen belongs to Mr. B and shopkeeper does not have any right over the pen. दोस्तों, सेल का मतलब यही होता है ना, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा होगा. सेल्स का मतलब होता है कि आपने गुड्स को जो है बेच दिया. उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. दोस्तों, गुड्स में क्या होता है? डीओटी होता है. तो आपने उसका डीओटी सामने वाले बंदर को, पर्सन को दे दिया है कंसिडरेशन के लिए. ठीक है, दिस इज नोन एज सेल्स. मतलब अब उसका जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा उस गुड्स का, वो आपका नहीं होगा दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट है बार्टर, जहां पर गुड्स जो है वो एक्सचेंज किया जा रहा है. इन लिeu ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड एज बार्टर. फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए हैज परचेस्ड car of 4 lakh in exchange of his old car and paid 2,50,000 as a consideration. दोस्तों, यहाँ पर ओल्ड कार का 1.5 लाख रुपए उसने काटा है. 4 लाख रुपए की उसने गाड़ी खरीदी, तो 1.5 लाख रुपए से बार्टर, तो वो 1.5 लाख रुपए भी सप्लाई माना जाएगा. नेक्स्ट फिर लिखा है दोस्तों, लाइसेंस इज रेंटल डिस्पोजल. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ लाइसेंस इज द परमिशन ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी टू कैरी द बिजनेस. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ रेंटल इंप्लाइज यूज ऑफ समथिंग विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. समझ में आई मेरी बात? दिस ऑल आर क्लासिफाइड एज सप्लायर सर्विस एज पर शेड्यूल 2. दोस्तों, जब हम शेड्यूल 2 पढ़ेंगे तो हमको वहां पे समझ में आएगा कि कौन सी चीजों को हमको सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट करना है, कौन सी चीजों को हमको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट करना है. ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने ना प्राइमरी रिक्विजिट खत्म कर लिया. प्राइमरी रिक्विजिट क्या था? प्राइमरी रिक्विजिट था कि सप्लाई जो है कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए. हमने क्या क्या पढ़ा? बोलिए, 3 चीजें पढ़ा हमने. सप्लाई गुड्स एंड सर्विस का होना चाहिए, सप्लाई कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, और तीसरा मेन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. दोस्तों, अब हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस करना है. अब हमने बड़ा ही डिटेल में डिस्कस करना है कि ये कंसिडरेशन जो है, हम क्या समझते हैं कंसिडरेशन से. हमने गुड्स एंड सर्विसेज से क्या समझते हैं वो एकदम क्लियर कर दिया. गुड्स एंड सर्विसेज से हम क्या समझते हैं वो एकदम क्लियर हो चुका है. सर, गुड्स मीन्स एनीथिंग. Goods means all kind of movable property, excludes money and security, includes auctionable claim, growing grass, which were to be severe under supply. कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये आपकी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ही दिया हुआ है. ठीक है, चलिए, कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यू. दोस्तों, हमने जब कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ा था, तो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में हमने देखा था कि कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. क्या था? पहला, अगर पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, ऑल काइंड ऑफ, यहाँ क्या बोला था? क्या था? मनी था, और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस. 2 चीजों को कंसिडरेशन बोला गया. ठीक है, any amount, ठीक है, in respect of the goods and services in money or otherwise. ठीक है, in respect of and response to for inducement or supply of goods and services whether by recipient or any other person, includes government subsidy. excludes government subsidy. गवर्नमेंट सब्सिडी को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है. ठीक है, चलिए, अब हमने कहा था जी कंसिडरेशन होना चाहिए. अब इन्होंने क्या है, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि जहां पे कंसिडरेशन है
लेकिन तब भी उस पे उसको सप्लायर नहीं मानना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। पहला पहला एग्जांपल दिया है जी, डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्वो। दोस्तों कंसिडरेशन का हमने जो पढ़ा था डेफिनेशन, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। दोस्तों कंसिडरेशन का जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, ये देखिए, एनी पेमेंट मेड टू बी मेड, हमने कहा था कोई भी पेमेंट जो किया गया, पेमेंट मतलब मनी और अदरवाइज। तो दोस्तों अगर आपको ओके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करने के रिस्पेक्ट में कुछ मिलता है तो उसको कंसिडरेशन माना जाता है। लेकिन आपने देखा होगा चैरिटेबल ट्रस्ट में या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को या मंदिरों को हम लोग डोनेशन देते हैं, तो क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? दोस्तों मैं आऊंगा उस पर, डोनेशन पे हम आएंगे बाद में। बट क्वेश्चन इज, क्या ये डोनेशन को कंसिडरेशन मानना चाहिए? इंडस्ट्री का जब डाउट गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ सर्कुलर्स इशू किए दोस्तों। ओके, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर। दोस्तों इंडिविजुअल डोनर से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल डोनर से चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को जो डोनेशन मिलता है, ओके, क्या उसको यहाँ पर कंसिडरेशन माना जाएगा? दोस्तों देखिए, कंसिडरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो मुझे लगता है वो है क्विड प्रो क्यू। क्या है दोस्तों? क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो अभी वापस मिलना चाहिए। दोस्तों जब आप मंदिर मस्जिद में डोनेशन देने जाते हैं, ओके, गुरुद्वारे में डोनेशन देते हैं, तो आप उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते दोस्तों, आप अपनी परोपकारिता सिद्ध करते हैं। आप जो है ओके डोनेशन देना चाहते हैं तो आप देते हैं। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया, ओके, उन्होंने बोला डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल ट्रस्ट फ्रॉम डोनर्स, दैट बोला द डोनेशन गिवन बाय डोनर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द कंसिडरेशन अनलेस डोनी वुड बी डूइंग समथिंग फॉर डोनर। अब मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, अगर 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 किसी ने कोई डोनेशन दिया, ठीक है, सपोज मैंने अगर जाकर के किसी एक्स टेम्पल में डोनेशन दिया और मैंने उनको बोला कि देखो, एक होता है कि भाई कई बार क्या होता है, आप जाओगे मंदिरों में डोनेशन दोगे तो जो डोनेशन देते हैं उनका नाम लिखते हैं वो, ठीक है, कि फलाने आदमी से फलाना रुपए का डोनेशन प्राप्त हुआ बोल, तो वो चलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप अपनी दुकान का वहां पे बोर्ड लगा दिया और एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वहां पे उसको उसको सप्लाई माना जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हमने कहा कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट डोनेशन रिसीव करते हैं डोनर से, अगर 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 जो जिन्होंने जिन्होंने डोनेशन ले रखा है डोनर से, वो अगर ओके यहाँ पे उसके बदले में वो डोनर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे उसका एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो वहां पे जीएसटी आएगा दोस्तों। मेरी बात समझ, जीएसटी का एग्जेम्पशन वहां पे, सॉरी कंसिडरेशन वहां पे नहीं माना जाएगा जहां पर आपने डोनेशन दिया, डोनी ने डोनेशन ले लिया, बात खत्म हो गई। वो एक मार्बल का पत्थर लगाएंगे जैसे बाकी सब लोग लगाते हैं और आपके वहां पर लिख देंगे आके कि इन्होंने फलाने आदमी से मुझे इतना रुपए का डोनेशन मिला, वो खत्म, वो खत्म दोस्तों। वहां पे कोई डाउट नहीं है, वहां पे कोई डाउट नहीं है दोस्तों। डाउट कहाँ पे आई? उन्होंने कहा कि देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल द पुटेड होल्डिंग्स इन द नेम ऑफ डोनर एविडेंसिंग द एडवर्टीजमेंट। अगर उन्होंने ओके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट की तरह ओके एडवर्टीजमेंट की तरह उसको लगा दिया, अगर उसने उसको एडवर्टीजमेंट की तरह लगा दिया दोस्तों, तो फिर वहां पे जीएसटी आएगा। जैसे मैंने आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से कुछ एग्जांपल्स उठा रखे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लेता हूं जो आपकी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से मैंने लिया है, ठीक है। ये सब आपके आईसीए के क्वेश्चन है दोस्तों, छोड़िएगा मत। भूषण डोनेटेड अ ब्लैक बोर्ड टू युगांधी संस्थान।
योगानिस्ट संस्थान को, ओके, भूषण ने एक ब्लैक बोर्ड डोनेट किया। अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन, योगानिस्तान, योगानिस्ट संस्थान प्रिंटेड द अंडरनेथ द ब्लैक बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। दोस्तों, उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक बोर्ड डोनेशन किया मिस्टर भूषण ने, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे मिस्टर भूषण का नाम लिख दिया कि गुड विशेष फ्रॉम मिस्टर भूषण। तो दोस्तों यही इसको सप्लाई, इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सर लेकिन उसने पैसे थोड़े ना दिए हैं, उसने तो बोर्ड दिया है। तो दोस्तों मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको, जो डेफिनेशन आपने कंसिडरेशन की तो उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जो है वो पैसे की टर्म्स में होना चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू भी तो होती है दोस्तों किसी चीज की। तो यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा, यहाँ पे जीएसटी नहीं आएगा, सॉरी, इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज अ डोनेशन मेड आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ डोनेशन मेड आउट ऑफ अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शन से डोनेशन दिया गया है। यहाँ पर उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई है दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए एक और एग्जांपल, श्रीमती दुर्गा देवी, ओके, श्रीमती दुर्गा देवी, ठीक है, श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू टू द टेम्पल, ठीक है, श्रीमती दुर्गा देवी ने, ओके, यहाँ पे कुछ डोनेशन कर रखा है, ठीक है, डोनेटेड सम मनी टू द टेम्पल, उन्होंने कुछ मनी डोनेट किया है टेम्पल को इन द मेमोरी ऑफ अ लेट फादर। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फॉर सच डोनेशन एंड रोड डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ द फादर ऑन द डोर ऑफ द रूम। दोस्तों ये भी जो है एक प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस समझ में नहीं आ रहा है, जहां पर वो ये बोल रहा है कि उन्होंने कुछ एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं अपना, ठीक है, तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। दोस्तों अपन का सब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना, प्राइमरी सब्जेक्ट से अपने को डेविएट नहीं होना है। प्राइमरी सब्जेक्ट है अपना क्या ये कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि सप्लाई की डेफिनेशन में एक क्रिटिकल एलिमेंट था दैट इज कंसिडरेशन। देखो 10 GST इज नॉट अवेलेबल वेयर द ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो उसको जीएसटी उस पर नहीं लगेगा दोस्तों। पहला, डोनेशन इज मेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया गया है। पेमेंट हैज अ करेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन, जो पेमेंट दिया गया दैट इज इन द करेक्टर ऑफ गिफ्ट और डोनेशन। और पर्पस है फिलेंथ्रोपिक दैट इज लीड्स टू नो कॉमर्शियल गेन। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, मेरे साथ एकदम मार्किंग कीजिएगा दोस्तों, मार्किंग कीजिएगा, लीड्स टू नो कॉमर्शियल, दैट इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट नहीं होगा तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सो मेरे साथ बोलिए फटाफट से, व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई में हमने कहा सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड फॉर अ कंसिडरेशन। दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट है, इलुस्ट्रेशन दैट इज सप्लाई, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और एग्री टू मेड, कंसिडरेशन, और गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये सब चीजें सेटिस्फाई होगी तभी किसी चीज को सप्लाई माना जाएगा। देखिए नेक्स्ट, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू एग्जीबिशन। आर्टिस्ट जो है, ओके, यहाँ पे एग्जीबिशंस में अपने पेंटिंग्स वगैरह बेचते हैं दोस्तों, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह भेजते हैं।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू एग्जीबिशन। दोस्तों क्या ये एग्जीबिशन की सर्विसेज जो दी जा रही है, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? दोस्तों एग्जीबिशन जब होता है यहाँ पे क्या होता है, एग्जीबिशन सेंटर में आर्टिस्ट कुछ उनको पे करते हैं, उसके बदले में वो पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? दोस्तों ये सब इंडस्ट्री के डाउट्स हैं जो जीएसटी डिपार्टमेंट के पास आए, और हमारी जीएसटी काउंसिल ने जो है ओके इस पे क्लैरिटी दिया। देखिए दोस्तों, आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये वाला पिक्चर अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ना ये जो पेंटिंग का डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये जो पेंटिंग का देखिए जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ऐसा डिस्प्ले होता है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग जिसको परचेस करना हो पेंटिंग, वो आएंगे, पेंटिंग्स पसंद करेंगे और पेंटिंग्स फिर सोल्ड होगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये जो डिस्प्ले की सर्विसेज दी जा रही है ना, उसके बदले में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्ले की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो चार्ज करती है फ्रॉम दी जिसकी भी पास पेंटिंग्स होती है। तो क्वेश्चन इज दोस्तों, क्वेश्चन ये है क्या ये जो डिस्प्ले की सर्विसेज उन्होंने दे रखे हैं, क्या इसके ऊपर जीएसटी आएगा? दोस्तों देखिए उन्होंने क्या बोला, हियर द एग्जीबिशन सेंटर डू नॉट पे एनी कंसिडरेशन टू आर्टिस्ट। यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर आर्टिस्ट को कोई कंसिडरेशन नहीं देते हैं, कोई पैसा नहीं देते। जीएसटी वुड अप्लाई ओनली व्हेन बायर सिलेक्ट द पेंटिंग। जीएसटी तभी लगता है ओके यहाँ पे जब बायर पेंटिंग को सिलेक्ट करता है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए दोस्तों। ओके लिखिए डन सर। चलिए नेक्स्ट हमने कहा जी नो क्लेम बोनस। दोस्तों कंसिडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यू। सर क्विड प्रो क्यू, मैंने बोला जी क्विड प्रो क्यू, कुछ तो समथिंग रिटर्न होना चाहिए। सर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फॉर फॉरबियरेंस आपने बोला था ना। मान लीजिए अगर कोई फीस जो है आर्टिस्ट से नहीं ली गई है, तो आर्टिस्ट खाली अपना पेंटिंग को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, अगर पेंटिंग को खाली डिस्प्ले कर रहा है तो उस केस में बोला गया तब भी जीएसटी नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन सर वो डिस्प्ले की सर्विसेज तो दे रहा है ना, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आंसर इज दोस्तों दे रहा है, बट वो ट्रांजैक्शन तभी सक्सेस होता है जब ओके बायर यहाँ पे पेंटिंग को सिलेक्ट करता है, तो इसको भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। दोस्तों नो क्लेम बोनस। दोस्तों नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस जो होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है, अब वो कार का मैंने ना इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस में होता है कि भाई मेरा 3 साल का इंश्योरेंस है, कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस है मान लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने उस कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस में अगर 3 साल में एक भी क्लेम नहीं किया, तो जो नेक्स्ट टाइम मेरे को प्रीमियम देना होगा उस पर, उसमें मुझे कुछ प्रीमियम मिलेगा, कोई डिस्काउंट मिलेगा। Suppose if you are owning any if you have taken any insurance from an insurance company, and if you haven't make any claim during the currency of that insurance period, in that case insurance company allows some bonus to you, that is which is called as no claim bonus। दोस्तों no claim bonus are offered by insurance company when insurer does not claim any amount during the currency of insurance policy। तो क्वेश्चन ये आता है, ये जो नो क्लेम बोनस की सर्विस दी जा रही है, क्या इस पे जीएसटी आएगा? सर क्योंकि उन्होंने पैसे तो दिए ना दोस्तों, पैसे तो दिए ना, सर्विस प्रोवाइड तो किया ना, तो क्या जीएसटी आएगा क्या? आंसर इज, मुझे बताइए दोस्तों, मुझे बताइए, क्या आपने जब इंश्योरेंस लिया था तो ये एक्सपेक्ट किया था क्या कि आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा? दोस्तों आपने क्लेम नहीं किया क्योंकि आपकी व्हीकल का एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ना। हियर द इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द इंश्योरिंग। अब उनका ये कहना है जी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या ये एक्सपेक्ट करती है क्या इस कंसिडरेशन को या बोनस को देने के लिए कि इंश्योरर जो अपने क्लेम मत करे। दिस इज गिवन आउट ऑफ अफेक्शन, इट इज गिवन आउट ऑफ कस्टमर रिटेंशन पॉलिसी, दैट इज गिवन आउट ऑफ बेनिफिट। समझ में आई मेरी बात? हियर समथिंग इन रिटर्न। दोस्तों कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ तो रिटर्न। अगर मैंने आपको सामान बेचा तो मेरे लिए जो आप पैसे दे रहे हो दैट इज कंसिडरेशन फॉर मी। ओके, यहाँ पर सामने वाले के लिए गुड्स इज अ कंसिडरेशन। तो वही चीज बोला गया दोस्तों,
नो क्लेम बोनस के लिए, जो नो क्लेम बोनस जब कंपनी ऑफर करती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। वो जो कंसिडरेशन नहीं है, वो कंसिडरेशन इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप क्लेम मत करो। उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो तो आपने क्लेम नहीं किया तो आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, हेंस इट वुड नॉट बी कॉल्ड एज कंसिडरेशन। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे सप्लाई में जो बहुत ही क्रीम और क्रिटिकल वर्ड था दोस्तों, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एनी सप्लाई शुड बी मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कुछ भी सप्लाई अगर आप करेंगे तो दैट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। देखिए ध्यान दीजिए, सर बिजनेस का मतलब क्या है, ये भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए। Business includes any trade, commerce, manufacture, profession, etc. Even there is no pecuniary benefits. ठीक है, any incidental or ancillary to any activity of same nature if no volume or continuity. दोस्तों यहाँ पर बोला कि ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन जो भी है ये बिजनेस है। उसके बाद लिखा एक्सेट्रा इवन देर इज नो पिक्यूनरी बेनिफिट। अब उन्होंने लिखा एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी देयर टू। मतलब समझ रहे, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी देयर टू, मतलब उस बिजनेस को करने के लिए अगर कोई इंसिडेंटल एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस चलाते हैं और आपने फर्नीचर परचेस कर रखा है, या आपके पास पुरानी फर्नीचर थी वो आपने बेच दिया, दैट इज एन एक्टिविटी इंसिडेंटल और रिलेशन टू। आप अगर बिजनेस चलाते हैं तो साथ में अगर आप डिलीवरी भी करते हैं कस्टमर के घर में, दैट इज एन एंसिलरी एक्टिविटी विच यू आर डूइंग, वो भी बिजनेस है। तभी तो सप्लाई बनेगा दोस्तों। या सिमिलर नेचर की आपने कोई भी एक्टिविटी करी, ठीक है, भले उसमें कोई वॉल्यूम हो मत हो, कोई कंटिन्यूटी हो मत हो, ओके, लेकिन उसको माना जाएगा बिजनेस। तो एनी ट्रेड, कॉमर्स, प्रोफेशन एक्सेट्रा, इवन इफ देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट, एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी देयर टू, और एनी एक्टिविटी ऑफ सेम नेचर वेदर देयर इज एनी वॉल्यूम और कंटिन्यूटी और नॉट। नेक्स्ट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स। दोस्तों ये भी बिजनेस माना जाता है। आप जो कैपिटल गुड्स परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ समवन इज रनिंग एन ऑफिस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड ही इज परचेजिंग द एसी और अ लैपटॉप टू सपोर्ट द बिजनेस, तो दैट वुड आल्सो कॉल्ड एज अ बिजनेस, बिकॉज क्योंकि तभी तो आप आईटीसी लेते हैं ना दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पढ़ेंगे आगे सब्सिक्वेंटली, टेंशन नहीं है। सप्लायर एक्विजिशन, कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए आपने अगर कोई गुड्स या कैपिटल गुड्स परचेस किया होगा, ओके, यहाँ पर वो भी बिजनेस में आएगा। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी बाय क्लब एसोसिएशन टू इट्स मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन। ओके, क्लब और एसोसिएशन के जो मेंबर्स होते हैं, ओके, उनको जो सर्विस दिया जाता है वो बिजनेस। चलो एग्जांपल लेता हूं दोस्तों मैं आपके लिए। हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हमसे मेंबरशिप की फीस लेती है दोस्तों, उसके ऊपर जीएसटी लगता है क्योंकि वो उसका एक प्रकार से नेचर ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, तो हमारे लिए बहुत सारी सर्विसेज होती है, सेमिनार्स कराती है इंस्टीट्यूट हमारे नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए दोस्तों। दिस इज ऑल आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। ओके, एडमिशन फॉर कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस। अगर कोई प्रीमाइसेस में एडमिशन के लिए फीस चार्ज की जाए, जैसे दोस्तों जू में आप जाते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स में अगर आप जाते हैं, अवार्ड फंक्शंस वगैरह में आप जाते हैं, तो वहां आपसे एंट्री फीस चार्ज किया जाता है दोस्तों। सर्कस जाते हैं, जू जाते हैं, मेला जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं दोस्तों, ओके, यहाँ पर ओके, म्यूजियम जाते हैं, तो वहां पे आपसे कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है, कोई टिकट ली जाती है, एंट्री फीस लिया जाता है दोस्तों, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस। सर्विसेज एज अ होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ठीक है, activity of a race club including by way of totalizer or license to bookmaker, activity of license bookmaker, like that, all the things you can read, है ना, रेफर। चलिए कुछ एग्जांपल है सप्लाई मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है उसका। ठीक है, वो हमने दोस्तों एग्जांपल एक बार में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का ही है। इसमें लिखा है ऋषभ बायज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज। ऋषभ ने जो है, ओके, ये एग्जांपल्स आप रीड करेंगे ना दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऋषभ ने एक कार परचेस करी अपने पर्सनल यूज के लिए, एंड आफ्टर एन ईयर ही सेल्स इट टू द कार डीलर, एंड सेल ऑफ कार बाय ऋषभ, sale of car by Rishabh to car dealer is not a supply under CGST Act because said supply does not meet by Rishabh in course or furtherance of business। दोस्तों उन्होंने लिखा है कि कार बिजनेस के लिए नहीं परचेस करी थी, कार उन्होंने परचेस करी थी अपनी पर्सनल यूज के लिए। तो एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी टू बिजनेस तो है नहीं दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है जीएसटी के एम्बिट में नहीं आएगा दोस्तों, ये बिजनेस नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मणिकर्णिका सोल्ड अस ओल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग्स टू द Abhushan Jewelers. Sale of old jewelry to by an individual to jeweler will not constitute supply. At same cannot be said to be in course or furtherance of business of an individual। दोस्तों उन्होंने पुरानी चूड़ी उसको बेच रखी है, वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थोड़े ना है। Since business includes vocation, therefore supply of goods and services of vocation is also। दोस्तों vocation मतलब occasional supply है ना, ऑकेशनल सप्लाई। जैसे मान लीजिए कई लोग सीजन आता है ना, तो रंगोली बेचने लग जाते हैं, कई लोग होली का समय आता है तो रंग गुलाल बेचने लग जाते हैं। तो सीजनल बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिजनेस, ठीक है दोस्तों। ऐसा बहुत बहुत आसान है, यू कैन रीड, है ना, आप रीड करेंगे आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सुंदरम आचार्य फेमस एक्टर पेंट सम पेंटिंग्स एंड सेल देम। सुंदरम आचार्य जो है एक फेमस एक्टर है, उन्होंने कुछ पेंटिंग्स पेंट किया और उसको बेचा है। द कंसिडरेशन फॉर सेल इज टू बी डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट काइंड ह्यूमन, ठीक है। अब मेरे को बताइए उन्होंने जो है वो कौन है, आर्टिस्ट है दोस्तों, ठीक है। क्या बोला, एनी ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन, तो ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन। तो दोस्तों ये आर्टिस्ट का पेंटिंग करना, आर्टिस्ट का पेंटिंग करना इज नोन एज प्रोफेशन, ये इसका प्रोफेशन है। उन्होंने पेंटिंग बेच रखा है, पेंटिंग का उन्होंने बोला जी जो भी पैसे आएंगे उसको उनको चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन देना है। दोस्तों कंसिडरेशन जो है, ओके, यहाँ पे उसको जो है चैरिटेबल ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो क्या ये ओके यहाँ पे कंसिडरेशन माना जाएगा, क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज यस। सेल ऑफ पेंटिंग बाय एक्टर क्वालिफाइज एज इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये जो है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहा गया है, भले उसका कंसिडरेशन उसको नहीं मिल रहा है, पैसे डायरेक्टली नहीं मिल रहे बट इनडायरेक्टली तो मिल रहे हैं दोस्तों। क्या बोला, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ठीक है, मनी और अदरवाइज, ठीक है ना, मनी और अदरवाइज। समझ में आई मेरी बात? यस सर, चलिए। A residents welfare association provides service of depositing the electric bills of the resident in lieu of some nominal charges। दोस्तों रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन इज नथिंग बट, अगर आप सोसाइटी में रहते होंगे तो आपको ये पता होगा कि सोसाइटी में क्या होता है कि जो बिल विल आता है, ठीक है, तो इस टाइप की जो छोटी मोटी सर्विसेज होती है रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ये प्रोवाइड करता है। देखो इन्होंने क्या किया, इनका काम यही होता है लोगों की भलाई का काम करना। इन्होंने लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करवाए इन सम ऑफ न्यू नॉमिनल चार्जेस, प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय क्लब एसोसिएशन टू इस मेंबर फॉर अ कंसिडरेशन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। दोस्तों ये उसका यूजुअल नेचर ऑफ बिजनेस है, ओके। तो यहाँ पे आपका जीएसटी आएगा। समझ में आई मेरी बात दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, सर्विसेज बाय एडमिशन टू एनी सर्कस, सिनेमा हॉल्स, अम्यूजमेंट पार्क इंक्लूडिंग थीम पार्क, वाटर पार्क एक्सेट्रा कवर्ड एज सप्लाई एज दिस आर बाय वे ऑफ एडमिशन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर अ कंसिडरेशन। हमने पढ़ा था ना दोस्तों, ठीक है। Royal Tough Race Club is engaged in facilitating the wagering, that is betting transaction on horse placed through totalizer. For providing the service of facilitating the wagering transaction, Royal Tough Race Club get commission, which is deducted and returned by club from total bet value. The said services amount to supply as it is included in the definition of business। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज जो है ओके यहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी दोस्तों, ये भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था ना कि अगर टोटलाइजर की सर्विसेज दिया जाता है, ओके, तो उसको भी हम लोग जो है बिजनेस के डेफिनेशन में लेते हैं। दोस्तों टोटलाइजर क्या होता है,
टोटलाइजर इज नथिंग दोस्तों, बट जो भी बैट लगते हैं उसका उसके मनी को कंसोलिडेट करने की जो सर्विसेज होती है दैट इज नोन एज टोटलाइजर की सर्विसेज। ठीक है दोस्तों 5 मिनट का एक आध मिनट का ब्रेक है, मैं आ रहा हूँ जस्ट, ठीक है फिर अपन कंटिन्यू करते हैं।